गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। आज की अपनी क्लास शुरू होने जा रही है। अपना टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जानते हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होती है और ये किस तरह की होती है और इनका क्या क्या अर्थ हो सकता है, ये आज अपन जानेंगे। इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन या इसकी परिभाषा जो है कि आखिर ये फ्रेजल वर्ब क्या होती है। वह शब्द समूह को अपन इंग्लिश में ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं। वह शब्द समूह या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक बेस वर्ब और एक प्रीपोजिशन या एडवर्ब होता है, यानी कि उस शब्द समूह में एक तो बेस वर्ब होगी एक तो बेस वर्ब होगी, उसके साथ में दूसरा या तो प्रीपोजिशन हो सकता है या फिर एडवर्ब हो सकता है ना। इन दोनों में से कोई एक बेस वर्ब के साथ में आता है और इन दोनों जो शब्दों से मिलकर के जो बनता है वही क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होता है। एक फ्रेजल वर्ब का अर्थ अपने रूट वर्ड से अलग हो सकता है। एक फ्रेजल वर्ब अपने रूट वर्ड से अलग अर्थ दे सकती है। कैसे? ज्यादातर देती ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखें, द पैसेंजर ट्रेन कॉल्स एट एवरी स्टेशन। जो सवारी गाड़ी है, जो पैसेंजर ट्रेन है, वो कॉल्स एट, यहां पर अपना जो फ्रेजल वर्ब है वो है कॉल्स एट। कॉल्स एट, यहां पर एट तो क्या है, प्रीपोजिशन है, और कॉल क्या है, एक वर्ब है। तो इस रूट वर्ब का अर्थ, कॉल का अर्थ अगर अपन देखें, कॉल का अर्थ होता है पुकारना, बुलाना, है ना। कॉल मानी पुकारना या बुलाना, है ना। तो ये कॉल का इसका अर्थ यहाँ पर अलग है। अब इसके रूट वर्ड से, यानी कि इसके मूल शब्द से या इसके मूल अर्थ से, इसका यहाँ पर फ्रेजल वर्ब में इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। वैसे तो कॉल का अर्थ क्या होता है, पुकारना या बुलाना, लेकिन इस सेंटेंस में द पैसेंजर ट्रेन कॉल्स एट एवरी स्टेशन में यहाँ पर कॉल्स एट का अर्थ है रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना। तो अपन ने क्या देखा कि एक फ्रेजल वर्ब में ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। सबसे पहले उसमें एक बेस वर्ब होती है, उसके अलावा या तो प्रीपोजिशन हो सकता है या फिर एडवर्ब हो सकता है। साथ ही क्या होता है, इसका जो अर्थ है वो अपने रूट वर्ड से अलग होता है। किसी फ्रेजल वर्ब का अर्थ अपने रूट वर्ड से अलग हो सकता है। ठीक है। द पैसेंजर ट्रेन कॉल्स एट एवरी स्टेशन, और यहाँ पर अपन ने देखा कि कॉल्स एट का जो अर्थ है वो रुकना या ठहरना, यानी कि बिल्कुल अलग अर्थ निकलता है। इसलिए हमें फ्रेजल वर्ब्स को जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में अगर अपन ने फ्रेजल वर्ब्स नहीं पढ़ी हुई है, अपन को नहीं पता है, तो फिर उस सेंटेंस का अर्थ अपन गलत करेंगे। ठीक है ना। अभी अपन ने पढ़ा था कि फ्रेजल वर्ब जो होती है वो अपने रूट वर्ड से अलग अर्थ वाली हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि फ्रेजल वर्ब का जो अर्थ है वह बेस वर्ब के अर्थ के समान ही होता है। यानी कि बेस वर्ब के अर्थ के समान ही होगा, अलग नहीं होगा। खाली उसमें क्या होगा, जो प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब आया है ना बेस वर्ब के साथ में, वो बेस वर्ब के अर्थ को ही अधिक प्रभावी बनाता है ना। उसका अर्थ तो बदलता नहीं, खाली उसका प्रभाव थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्लीज स्टैंड अप। प्लीज स्टैंड अप, यहाँ पर स्टैंड अप जो है अपने क्या है, फ्रेजल वर्ब है, जिसमें बेस वर्ब तो क्या है, स्टैंड यानी खड़ा होना, एंड एडवर्ब यहाँ पर अप, जिसका शाब्दिक अर्थ अपन ऊपर से लेते हैं, तो खड़े होना। तो खड़े कैसे होंगे, नीचे से ऊपर ही होते हैं। ठीक है ना। तो जो क्या है, ये स्टैंड अप जो है
वो खड़ा होना अर्थ को ही प्रभावी बना रहा है। ये जो प्रीपोजिशन यहाँ पर इसका आया है अब, वो इसके अर्थ को ही प्रभावी बना रहा है। तो दोनों तरह से हो सकता है। बेस वर्ब का अर्थ समान भी हो सकता है रूट वर्ड के, और अलग भी हो सकता है। ठीक है ना? यस। फ्रेजल वर्ब की जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कभी कभी क्या होता है, जो फ्रेजल वर्ब अपनी होती है उसकी जो एडवर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब में या तो प्रीपोजिशन होता है या एडवर्ब होता है ना, उस बेस वर्ब के साथ में। तो उस फ्रेजल वर्ब में जो एडवर्ब होती है वो बेस वर्ब के किसी एक्शन को, यानी कि कार्य को पूरा करने या समाप्त करने का विचार ही दर्शाती है। एडवर्ब जो होती है उसकी, वो बेस वर्ब का जो एक्शन होता है ना, बेस वर्ब का एक्शन, उस एक्शन को ही समाप्त करने का भाव दर्शाती है। कोई भी एडवर्ब है वो बेस वर्ब का एक्शन समाप्त करने का भाव दर्शाती है। कैसे? प्लीज ईट अप योर मील नाउ। प्लीज ईट अप, ईट अप। अब यहाँ पर अप जो है, उस अप क्या है? एडवर्ब हो गया। तो ये जो एडवर्ब है ना, ये ईट जो बेस वर्ब है उसका एक्शन है, यानी कि खा लो या खत्म करो, खा जाओ, कंप्लीट करो, है ना? कह रहा है कि प्लीज ईट अप योर मील नाउ, कृपया अपना खाना खत्म करो, है ना? बहुत हो गया, काफी देर से, अभी खाना खत्म करो, खा जाओ, फटाफट फटाफट खा जाओ, है ना? कंप्लीट करो। तो यहाँ अप जो है एडवर्ब है और ईट क्या है? बेस वर्ब है। जो अप है वो ईट के एक्शन को समाप्त करने का विचार दर्शाती है कि भाई खाना अब खा जाओ। ठीक है ना? यस डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं अब अपन फ्रेजल वर्ब्स की लिस्ट देखते हैं। ए लिस्ट ऑफ सम फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है ना? फर्स्ट फ्रेजल वर्ब अपने सामने है सी अबाउट। सी अबाउट, सी अबाउट का मतलब हिंदी में प्रबंध करना होता है। इसको इंग्लिश में अपन मेक अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है ना? शॉर्ट इसके अपन अर्थ देखेंगे, सिंपल सा इजी इंग्लिश में जो इसका मीनिंग होता है वो, और अपनी फ्रेजल वर्ब हिंदी में भी अपन देखेंगे। सी अबाउट यहाँ पर क्या है? प्रबंध करने के लिए अपन सी अबाउट का यूज करते हैं, और इसका इंग्लिश सरल जो अर्थ है वो है मेक अरेंजमेंट, यानी वही प्रबंधन करना। सी आफ्टर, सी आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, है ना? इसको अपन लुक आफ्टर भी कह सकते हैं। सरल हिंदी में, सरल इंग्लिश में अपन इसे लुक आफ्टर कहेंगे। नेक्स्ट है सी इनटू। सी इनटू का यूज अपन जांच करना अर्थ में करते हैं, है ना? इंग्लिश में इसे एग्जामिन कह सकते हैं। और नेक्स्ट है सी ऑफ। सी ऑफ करते हैं विदा करने के लिए। जब अपन किसी को छोड़ने जाते हैं, कोई अपने घर मेहमान आता है और उसे अपन विदा करने जाते हैं, तो अपन उसके साथ साथ बाहर तक जाते हैं, है ना? या एक जगह निश्चित तक अपन उनको छोड़कर आते हैं और फिर वहां से विदा करते हैं, तो उस अर्थ में सी ऑफ बोलते हैं, और इसका मीनिंग होगा विदा करना। गो विद इसे अपन सिंपल इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है अपने सामने है सी आउट। 5th नंबर पर है सी आउट। सी आउट का मतलब होता है तक खत्म होना, यानी कि कब तक वो खत्म होती है, लास्ट कब तक करती है। यहाँ पर लास्ट का मतलब है कब अंत होता है, कब खत्म होती है ना। ठीक है ना? सी आउट, इसमें ये चीज अपन देख रहे हैं कि देखना, आउट बाहर, लेकिन ये दोनों शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन ये दोनों एक जगह जब आ जाते हैं तो एक जगह मिलकर के और इनका अर्थ कुछ अलग ही बन जाता है। इसी तरह से सी ओवर। सी ओवर का मतलब है पर्यवेक्षण करना, ऑब्जर्व करना, बारीकी से देखना, है ना? इस तरह से सी ओवर। सी थ्रो। सी थ्रो का मतलब है समझना, यानी कि किसी चीज में
गहराई से देखना, उसको बारीकी से समझना, रिकॉग्नाइज यानी कि इसको एक तरह से पहचानना, समझना, है ना, अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये चीज है। इसी तरह से नेक्स्ट है C2। C2 का मीनिंग यहाँ पर है ध्यान रखना। ध्यान रखना यानी कि केयर करना, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट है सेट अबाउट। सेट अबाउट, सेट अबाउट का मतलब है शुरू करना, बिगिन। सेट मानी शुरू करना, सेट अबाउट शुरुआत करना, बिगिन। सेट अगेंस्ट। सेट अगेंस्ट यानी कि मुकाबले में खड़ा करना, बैलेंस करना, है ना। एक चीज, कोई पक्ष है तो उसके पक्ष में दूसरी चीज भी लाना ताकि वो बैलेंस हो जाए, है ना। सेट अगेंस्ट मुकाबले में खड़ा करना। सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब है के लिए बचाना, यानी कि फ्यूचर के लिए कोई चीज बचाना, धन बचाना, है ना, किसी और के लिए कोई चीज बचाना, तो वो सेव का है। सेव मानी बचाना, सेट असाइड के लिए बचाना। नेक्स्ट है सेट बैक। सेट बैक का मीनिंग है पीछे करना। सेट बैक पीछे करना, पुट बैक, है ना, पीछे करना। सेट बिसाइड। सेट बिसाइड का मतलब है से तुलना करना, कंपेयर करना, है ना। किसी चीज को अगल बगल में रख करके तुलना करना कि हाँ इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इस तरह से अगल बगल में करना। जैसे आप टेबल नहीं बना देते हो कि कभी तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए एक तरफ भौतिक परिवर्तन लिख दिया, दूसरी तरफ रासायनिक परिवर्तन लिख दिया और दोनों की तुलना की, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसका कारक ये है, इसका कारक ये, इस तरह से तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना। तो एक तरह से तुलना करना यहाँ पर है। सेट बिसाइड से तुलना करना, कंपेयर। ये जो यहाँ पर अपन ने कुछ मीनिंग लिख रखी है, ये इसके मीनिंग को बता रही है। ये तो हिंदी में बता रहे हैं, ये इंग्लिश में बता रही है, ठीक है ना। सेट डाउन। सेट डाउन का मतलब है रख देना। सेट डाउन व्यवस्थित करना। सेट मतलब व्यवस्थित करना होता है ना, तो व्यवस्थित कहाँ कर दिया उसको, डाउन नीचे रख दिया, कहने का मतलब रख दिया, रख देना। ले डाउन नीचे रख देना। इसी तरह से 15th है सेट फोर्थ। सेट फोर्थ। सेट फोर्थ का मतलब है घोषित करना, डिक्लेयर करना, है ना। इस तरह से ये इतने सारे जो अपने सामने फ्रेजल वर्ब्स थी उनकी छोटी सी ये लिस्ट है। फ्रेजल वर्ब की ये लिस्ट अपन याद रखेंगे, इनका हिंदी अर्थ याद रखेंगे और यथासंभव इंग्लिश का भी अपन को ध्यान में रखना है कि इनको सिंपल इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं। अब इसी लिस्ट में अपन कुछ और फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है सेट इन। सेट इन का मतलब है आरंभ होना और इसको भी बिगिन बोलते हैं। इसी तरह से सेट ऑफ प्रस्थान करना, बिगिन अ जर्नी, यात्रा के लिए प्रस्थान करना, है ना, तैयार होकर के शुरू हो जाना, प्रस्थान कर जाना, रवानगी ले लेना, है ना, इसके लिए सेट ऑफ बोलते हैं। सेट ऑन इसका मतलब है आक्रमण करना। सेट ऑन किसी पर अटैक करना, आक्रमण करना। सेट आउट कार्य आरंभ करना। सेट आउट का मीनिंग क्या है, कार्य आरंभ करना। इसका मीनिंग इंग्लिश में यहाँ पर वही बिगिन है। सेट टू इसका भी आरंभ करना, बिगिन। अलग अलग परिस्थितियों में ये आरंभ के लिए इनका यूज करते हैं अपन, ठीक है ना। सेट अप तैयार करना, प्रिपेयर, है ना, प्रिपेयर करना। टेक अ बैक यानी चौंका देना, एस्टनिश आश्चर्यचकित कर देना। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब है परिवार के किसी बड़े की तरह बिहेव करना। लुक लाइक उसकी तरह दिखना या उसकी तरह व्यवहार
करना। बोलते नहीं ये तो इसके दादा को गया है, बिल्कुल इसके पापा को गया है ना, ऐसे बोलते हैं। तो परिवार के किसी सदस्य की तरह दिखना या उसकी तरह व्यवहार करना, इसके लिए अपन बोलते हैं टेक आफ्टर। नेक्स्ट है 24th, इसमें है टेक अपार्ट। टेक अपार्ट का मतलब है हराना, डिफीट दे देना, डिफीट खा गया, मात देना, हराना। तो इसके लिए यूज करते हैं अपन टेक अपार्ट, ठीक है ना। सेंटेंस में इनके अलग अलग तरह से यूज होते हैं, वो बात का विषय है। फिलहाल अपन इनके सिंपल से जो इनकी मीनिंग थी वो अपन ने जानी, और इससे अपन को इन शब्दों में इंटरेस्ट बढ़ेगा कि आखिर इनका मीनिंग ये क्यों होता है ना। सेट इन, जबकि यहाँ पर इनका मतलब अंदर है, सेट का मतलब व्यवस्थित करना, अंदर व्यवस्थित करना। तो कि वो जो लिखा हुआ है उसका उस तरह का अर्थ नहीं निकल करके और नया अर्थ निकलता है। सेंटेंस में ये चीज आ जाती है, या ध्यान नहीं रहता अपन को, तो ध्यान रखने के लिए अपन को फ्रेजल वर्ब्स पढ़ना जरूरी है, तभी अपन सही अनुवाद कर सकते हैं, सही मीनिंग जान सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।